बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 74 मुलाहिज़ा फरमाएं। हमें जो कुछ भी करना होगा मौका महल के मुताबिक ही करना होगा। मैंने कहा पुलिस रूप स्याही को राणा रणबीर सिंह के सिलसिले में ले गई है। उस पर कत्ल का शुबा तो नहीं किया जा सकता। मुमकिन है पुलिस वाले उससे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हों, लेकिन लक्ष्मी ने मफरूर औरत और एक मर्द वाली जो बात कही थी उससे मुझे उलझन हो रही है। अब जैसी भी सूरत हाल उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। रत्ना ने कहा। मैंने दीवार गिर कला की तरफ देखा। 3 बज रहे थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था और यूं लगता था जैसे रत्ना ने भी रात भर जागने का प्रोग्राम बना रखा हो। बस्ती की तरफ से शोर और मौसीकी की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। 1 घंटा और गुजर गया। अब रत्ना ऊँगने लगी। मैंने उसे कमरे में भेज दिया, लेकिन खुद भी वहीं बैठा रहा। मुझे वाकई नींद आ रही थी। मेरे दिल में एक अंदेशा यह भी था कि ऐसा ना हो कि पुलिस किसी वक्त यहाँ पहुंच जाए और हम सोते ही धर लिए जाएं। दिन का उजाला फैलने लगा, मगर मेरी आंखों में नींद अब भी नहीं थी और इस वक्त भी मैं सोना नहीं चाहता था। मुझे चाय की तलब महसूस हुई। मैं अपनी जगह से उठकर किचन की तरफ बढ़ा ही था कि बाहर वाला दरवाजा खुला और लक्ष्मी अंदर दाखिल हुई। उसके बदन पर वही रात वाला लिबास था। मुझे देखकर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। तुम सोए नहीं बाबू? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। तुम्हारी आंखों की सुर्खी बता रही है कि तुम रात भर जागते रहे हो। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी और इस वक्त मैं चाय बनाने जा रहा था। मैंने कहा तुम बैठ जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। लक्ष्मी ने कहा मुझे मालूम है शहर के लोग सुबह आंख खुलते ही चाय पीते हैं, इसलिए मैं सवेरे सवेरे ही आ गई। मैं सोफे पर बैठ गया और लक्ष्मी किचन की तरफ चली गई। मैं उसे देखता रहा। उसने जिस्म के बालाई हिस्से पर चोरी पहन रखी थी। उसमें कपड़ा सिर्फ सामने की तरफ था, पीछे डोरियां सी थी। उसकी पुश्त बरना थी, तांबे जैसी रंगत। और मैं भी उठकर किचन में चला गया। लक्ष्मी गैस के चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा रही थी। मैं दरवाजे में खड़ा रहा। वो एक मरतबा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। हवेली के बाहर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर मैं एकदम सीधा हो गया। लक्ष्मी भी संभल गई। अब उसकी आंखों में वहशत सी उभर आई थी। लक्ष्मण किसी तरफ से निकलकर गेट की तरफ जा रहा था। उसने गेट खोला तो बाहर रूप से आएगी लैंड क्रूजर खड़ी नजर आई। उसके साथ अगली सीट पर एक और आदमी भी बैठा हुआ था। हुलिये से वो कट्टर हिंदू लगता था। गंजे सर पर वस्त में बालों की चटिया थी जो दाईं तरफ लटक कर कान को छू रही थी। माथे पर कुछ का और मूंछें खासी बड़ी थी। शेव बनाया हुआ था। उसने सुरमई रंग का कुर्ता पहन रखा था और जाहिर है इस कुर्ते के साथ उसने धोती भी पहन रखी होगी, जो गाड़ी में बैठे होने की वजह से नजर नहीं आई। मालिक आ गया है, उसके साथ धनराज भी है। लक्ष्मी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तो ये धनराज था जो रूप स्याही के साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था। गेट खुल चुका था। रूप स्याही गाड़ी को लेकर अंदर आ गया। मैंने लक्ष्मी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई और होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। मैंने लक्ष्मी के चाने को होले से थपथपाया और किचन से निकलकर हाल कमरे में सोफे पर लेटकर आंखें बंद कर ली। मैं रूप स्याही को यह तासर देना चाहता था कि सो रहा हूँ। गाड़ी पोर्च में रुक गई। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी और फिर रूप स्याही अंदर आ गया। गालबन धनराज और लक्ष्मी भी उसके साथ थे। उनकी बातों की आवाज सुनकर मैं बेदार हो गया। रूप स्याही मेरी तरफ तवज्जो दिए बगैर धनराज से बातें करता रहा। फिर धनराज मेरी तरफ देखता हुआ बाहर चला गया। लक्ष्मी कहाँ है? उसे बुला कर लाओ, हमारे लिए नाश्ता तैयार करे, रूप स्याही ने लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मी रसोई में है सरकार, लक्ष्मण ने जवाब दिया। ठीक है, उससे कहो पहले हमारे लिए चाय बनाए और फिर नाश्ता तैयार करे, और तुम बाहर जाकर गाड़ी साफ करो। 1 घंटे बाद हमें यहाँ से जाना है, रूप स्याही ने कहा। मैं आंखें खोल चुका था। अब उठकर बैठ गया। रूप स्याही मेरी तरफ देखता हुआ सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकन और आंखों में गहरी सुर्खी थी। लगता था वो भी रात भर जागता रहा है। क्या मामला है रूप स्याही? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। पुलिस तुम्हें क्यों लेकर गई थी? वही राणा वाला मामला है, रूप स्याही ने कहा। वो कमबख्त भी मेरा गद्दार निकला। उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। मुझसे 1 हफ्ता की छुट्टी लेकर गया था अपनी बहन से मिलने के लिए, लेकिन वो माउंट आबू पहुंच गया, जहाँ किसी औरत के बारे में मालूमात हासिल करता रहा और यहाँ वापस आते ही किसी के हाथों मारा गया। किसी औरत के बारे में मालूमात? मैंने ताज्जुब का इजहार किया। कौन थी वो औरत और पुलिस को ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? ये पुलिस वाले तो गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं, रूप स्याही ने कहा। मैंने पुलिस को बताया था कि राणा अपनी बहन से मिलने जयपुर गया था, लेकिन वो अपनी बहन के पास नहीं गया। यहाँ से वो जयपुर पहुंचा और वहां से किराए की कार लेकर माउंट आबू पहुंच गया, जहाँ प्रेम नवाज रेस्टोरेंट में रत्ना नामी किसी औरत के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। वो रत्ना वही औरत है जिसने पाकिस्तानी दहशतगर्द के साथ मिलकर तबाही मचा रखी है। पुलिस को शुबह है कि राणा का भी उन दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक हो सकता है और वो दहशतगर्द इस वक्त कोट पतली में मौजूद है। पुलिस के बाद आला अफसरान जयपुर से जहाँ आए हुए हैं, वो मुझसे राणा की सरगर्मियों के बारे में जानना चाहते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। राणा बड़ा बेईमान निकला। मैं उसे बहुत शरीफ आदमी समझता था, अपना वफादार समझता था। मुझे नहीं मालूम था कि वो आतंकवादियों से मिला हुआ था। सुना है पुलिस इंस्पेक्टर तुमसे किसी औरत और मर्द के बारे में पूछ रहा था? मैंने पूछा। हाँ, वो एक बार फिर गहरा सांस लेते हुए बोला। पुलिस को पता चल गया है कि एक औरत और एक मर्द मेरे बंगले पर भी ठहरे हुए हैं। मैंने उन्हें बताया कि वो मेरा एक दोस्त था जो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से आया हुआ था, जो चंद रोज रहकर वापस चला गया। लेकिन मेरा ख्याल है पुलिस मेरे इस बयान से मुतमईन नहीं हुई। उन्होंने मुझे आज शाम 5 बजे फिर बुलाया है।
राह के एक अफीसर मुझसे मिलना चाहता है। मेरा ख्याल है तुम्हें गलत बयानी की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा तुम हमें पुलिस के सामने पेश कर देते, इस तरह पुलिस भी मुतमईन हो जाती और तुम्हें भी परेशानी ना होती। मैं राजपूत हूँ, रूप स्याही ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हमारी कुछ रवायात हैं, मेहमानों को हम घर की बरकत समझते हैं, भगवान की दया। मैं अपने मेहमानों को पुलिस के हवाले कैसे कर देता, लेकिन मैं जानता हूँ कि पुलिस आसानी से मेरा पीछा भी नहीं छोड़ेगी। गोया तुम्हें मुसलसल परेशान किया जाता रहेगा। मैंने कहा लेकिन मैंने इसका हल तलाश कर लिया है। उसने कहा वो क्या? मैं सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। मैं तुम लोगों को बंजू ले जा रहा हूँ, वो बोला। यहाँ से 30-40 मील के फासले पर एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ मेरे दोस्त का बहुत बड़ा मकान है। तुम लोगों को वहाँ छोड़कर मैं कोट पतली चला जाऊंगा। 1-2 दिन बाद मैं खुद भी आ जाऊंगा। हमारी वजह से इतनी परेशानियां क्यों उठा रहे हो? मैंने कहा तुम लोग समित्रा के रिश्तेदार और मेरे मेहमान हो। उसने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पुलिस तुम लोगों को परेशान करे। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। रूप स्याही ने अभी कुछ देर पहले राजपूती रवायात की बात की थी। इसमें शुबा नहीं था कि राजपूत अपनी रवायात और आन पर मर मिटने वाले होते हैं, लेकिन यह मामला कुछ और था। रूप स्याही ऐसा आदमी हरगिज नहीं था जिसे रवायात का एहसास हो। वो एक अय्याश आदमी था। समित्रा को उसने अपनी रकेल बना रखा हुआ था और अब उसकी नजरें रत्ना पर लगी हुई थी। रत्ना समित्रा से ज्यादा हसीन थी। वो रत्ना को जेर करना चाहता था। औरत हमेशा फसाद का बायस रही है। खुद राजपूतों की तारीख ये बताती है कि औरत के लिए इस खित्ते में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गईं और रत्ना तो ऐसी औरत थी कि इसके लिए बड़ी से बड़ी जंग लड़ी जा सकती थी। और रूप स्याही जैसा शख्स तो रत्ना के लिए बहुत कुछ कर सकता था। लक्ष्मी को अपनी तरफ आते देखकर रूप स्याही खामोश हो गया। लक्ष्मी ने हमारे सामने चाय रख दी, बानीखेज निगाहों से मेरी तरफ देखा और जेरे लब मुस्कुराती हुई वापस चली गई। हम चाय पी रहे थे कि रत्ना भी आ गई। उसके बाल बिखरे हुए और आंखों में नींद का खुमार था। उसने मुस्कुराते हुए रूप स्याही की तरफ देखा और उसके सामने वाले सोफे पर इस तरह बैठ गई कि साड़ी का पल्लू ढुलक कर नीचे गिर गया और बदन के नशीबो फराज वाजे होने लगे। रूप स्याही ने उसकी तरफ देखा और पहलू बदल कर बैठ गया। समित्रा को भी जगा दो और तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम लोग 1 घंटे बाद यहाँ से जा रहे हैं। मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। कहाँ? रत्ना ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। बंजनू, मैंने जवाब दिया और उसे रूप स्याही की बताई हुई बातें बताने लगा। ठीक है, मैं समित्रा को जगा देती हूँ। रत्ना उठकर कमरे में चली गई। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। गुज़िश्ता रात हमने यहाँ से जाने का प्रोग्राम बनाया था। उसके लिए रूप स्याही ने खुद ही हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी थी। 1.5 घंटे बाद हम तैयार हो चुके। सामान लैंड क्रूजर में रख दिया गया और फिर ये जानकर मैं कुछ परेशान हो गया कि धनराज भी हमारे साथ है। समित्रा ने भी इस सुलझन को ताड़ दिया। वो रूप स्याही को एक तरफ ले गई और तकरीबन 15 मिनट बाद वो वापिस आए तो रूप स्याही ने ऐलान कर दिया कि धनराज हमारे साथ नहीं जा रहा। मैंने इसमें मामूल ड्राइविंग सीट संभाली। रूप स्याही रत्ना और समित्रा के बीच में पिछली सीट पर बैठ गया। मैंने इंजन स्टार्ट करके चंद कदम दूर खड़ी हुई लक्ष्मी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। मैं गाड़ी को हवेली से बाहर ले आया और उसका रुख हवेली की पिछली तरफ बस्ती की तरफ मोड़ दिया। वो रास्ता बस्ती के करीब से होकर गुजरता था। बस इसी रास्ते पर चलते रहो, रूप स्याही ने कहा। चंद मील आगे पक्की सड़क है, वहां मैं तुम्हें बता दूंगा कि किस तरफ मुड़ना है। खेतों के दरमियान रास्ता कच्चा और गैर हमवार था। गाड़ी कुछ कोले लग रहे थे। रफ्तार 10-15 मील से ज्यादा नहीं रखी जा सकती थी। मैं वक्फे वक्फे से सामने लगे हुए आईने की तरफ भी देख रहा था। रूप स्याही ने दोनों बाजू फैलाकर रत्ना और समित्रा के कंधों पर रखे हुए थे। रत्ना लतीफे सुना रही थी और रूप स्याही कहके लगा रहा था। हम खेतों में तकरीबन 20 मील का फासला तय कर चुके थे। सामने उस रास्ते से जरा हटकर दरख्तों का एक झुंड सा नजर आ रहा था। अरे गाड़ी को जरा उस तरफ मोड़ना, उन दरख्तों की तरफ, समित्रा ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। क्यों, उधर क्या है? रूप स्याही बोल पड़ा। भूल गए क्या? समित्रा ने कहा। वो कुआं भूल गए जिसके अंदर दीवार में एक पौधा उगा हुआ है। तुमने बताया था कि वो पौधा राम की निशानी है। मैं जाते हुए नेक शुगून के तौर पर उस पौधे के दर्शन करना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम्हें याद होना चाहिए कि उस कुएं के पास हमने कुछ अच्छा वक्त गुजारा था। ठीक है भाई, मोड़ लो गाड़ी उस तरफ, रूप स्याही बोला। मैंने उससे पहले ही गाड़ी उस तरफ मोड़ ली थी, लेकिन उसे ज्यादा आगे नहीं ले जा सका। हम गाड़ी से उतरकर उस कुएं के करीब आ गए और फिर हम बारी बारी कुएं में झांक कर देखने लगे। रूप स्याही मुंडेर पर झुककर कुएं के अंदर झांक रहा था। समित्रा ने मुझे इशारा किया। मैंने रूप स्याही को धक्का दे दिया। वो कुएं में गिरा, मगर उसने मुंडीर को पकड़ लिया और बुरी तरह चीखने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? निकालो मुझे, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे बाहर निकालो भगवान के लिए, वो चीख चीख कर कह रहा था। ये तुम्हारा आखिरी ठिकाना है रूप स्याही, समित्रा ने चीख कर कहा। अपने भगवान को याद कर लो, बहुत ऐश कर ली तुमने जिंदगी में। रत्ना मुंडीर से रूप स्याही के हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और रूप स्याही बुरी तरह चीख रहा था। ओ ये क्या हो रहे है? तो एक आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। वो रूप स्याही के एक कारिंदा था जो न जाने कहां से निकलकर वहां पहुंच गया था। उसे देखकर मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। निशाना खता गया। वो आदमी पलटकर खेतों की तरफ भाग निकला। तुम लोग इसे संभालो, ये बचने ना पाए, मैं उसे देखता हूँ। मैं रत्ना और समित्रा की तरफ देखकर चीखा और उस आदमी के पीछे दौड़ लगा दी। मैंने 2 गोलियां और चलाई, मगर वो आदमी बच निकला। तीसरी गोली उसके बाजू पर लगी। वो चीखता हुआ गिरा, लेकिन फौरन ही संभल कर भाग खड़ा हुआ। मैं उसके पीछे दौड़ता रहा। मैं जानता था अगर वो बचकर निकल गया तो हमारी जिंदगी की जमानत कोई नहीं हो सकती थी।
वो शख्स खेतों में दौड़ता रहा। मैंने भी उसका पीछा जारी रखा, लेकिन हमारे दरमियान फासला बढ़ता गया और फिर वो शख्स अचानक मेरी निगाहों से ओझल हो गया। पहले तो वो पगडंडियों पर दौड़ता रहा, लेकिन अब कद आदम फसल में घुसकर गायब हो गया। मैं एक पगडंडी पर खड़ा इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसका कोई नामो निशान दिखाई नहीं दिया। पौधे भी पुरसुकून थे, किसी तरफ कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता कि वो किस तरफ गया होगा। मेरे दिल की धड़कन तेज तर होती जा रही थी। अगर वो बस्ती तक पहुंच गया तो हमारे लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती थी, लेकिन वो खेतों में गायब हो चुका था और उसे रोक लेना मेरे लिए मुमकिन भी नहीं था। वैसे ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि अब तक वो कितनी दूर निकल चुका होगा। दफातन एक नुस्वानी चीख सुनकर मैं उछल पड़ा। ये रत्ना या समित्रा की चीख थी। मैं पलटकर कुएं की तरफ दौड़ा। अब मुझे एहसास हुआ कि उस शख्स का पीछा करता हुआ वहां से तकरीबन 200 गज दूर निकल आया था। मैं पगडंडियों पर दौड़ता रहा। कई मरतबा मैं गिरते गिरते बचा और जब मैं खेत से निकलकर कुएं के करीब पहुंचा तो एक बड़ा ही सनसनीखेज मंजर मेरी निगाहों का मुंतजिर था। रूप से आए रत्ना और समित्रा को जमीन पर रगीद रहा था और वो दोनों उसे काबू करने की कोशिश में थी। मुझे ये सब कुछ देखकर बड़ी हैरत हुई। उस कमबख्त बूढ़े में इतनी ताकत थी कि उन दोनों के काबू में नहीं आ रहा था। सबसे ज्यादा हैरत तो इस बात पर थी कि वो कुएं से निकला कैसे था। मैं जब उस शख्स के पीछे दौड़ा था तो रूप से आए कुएं के अंदर लटका हुआ था। वो रत्ना और समित्रा उसकी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश में थी, लेकिन अब सब कुछ उसके बरक्स नजर आ रहा था। वो न सिर्फ कुएं से बाहर आ गया बल्कि उसने उन दोनों को रगीदना शुरू कर दिया। मैं दौड़ता उनके करीब पहुंच गया और जाते ही एक भरपूर ठोकर रूप से आए के सर पर रसीद कर दी। वो बिलबिलाते हुए एक तरफ उलट गया। रत्ना ने बड़ी फुर्ती से अपने आप को उससे अलग किया और उसकी टांग पकड़कर घसीटने लगी। समित्रा भी संभल गई। उसने दूसरी टांग पकड़ ली और मैंने रूप स्याही की बगलों में हाथ डालकर उसे ऊपर उठा लिया। वो बुरी तरह मचल रहा था, लेकिन हम तीनों ने उसे मजबूती से जकड़ रखा था और डंडा डोली करते उसे कुएं की मुंडीर के करीब ले गए और एक दो झूले देकर उसे कुएं में उछाल दिया। रूप स्याही की आखिरी चीख कुएं में गूंजती हुई महसूस हुई और फिर शराब की आवाज के साथ ही उसकी चीख ने दम तोड़ दिया। गाड़ी में बैठो, जल्दी करो, मैंने रत्ना और समित्रा की तरफ देखते हुए कहा। वो शख्स निकल जाने में कामयाब हो गया है। अगर वो बस्ती में पहुंच गया तो वो लोग हमारा ताकुब शुरू कर देंगे। मैंने हवेली के दूसरी तरफ एक पिकअप खड़ी देखी थी। ऐसा ना हो हम पक्की सड़क तक पहुंचने से पहले खेतों ही में धर लिए जाएं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, समित्रा कहते हुए गाड़ी की तरफ लपकी। मैंने भी लैंड क्रूजर की तरफ दौड़ लगा दी और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठते ही इंजन स्टार्ट कर दिया। समित्रा पैसेंजर साइड पर और रत्ना पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। मैंने गाड़ी को कुछ दूर तक रिवर्स में लिया और फिर उसका रुख उस रास्ते की तरफ मोड़ दिया जो खेतों में बल खाता हुआ पक्की सड़क की तरफ चला गया था। रास्ता अगरचे नामवार था, मगर मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता चला गया। ये लैंड क्रूजर रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसमें किसी गड़बड़ का अंदेशा नहीं था। दचके अगरचे जोरदार लग रहे थे, मगर मैं बेफिक्र था और रफ्तार बढ़ाता चला जा रहा था। कौन था वो और कैसे बचकर निकल गया? पिछली सीट पर बैठी हुई रत्ना ने कदरे आगे झुकते हुए पूछा। उसका सांस अब भी फूला हुआ था। मेरा ख्याल है वो रूप स्याही का कोई कारिंदा ही था। मैंने कहा, खेतों में गायब हो गया। अगर मैं उसका पीछा करता तो हमें यहाँ से निकलने का मौका ना मिलता। वैसे मेरी गोली उसके बाजू पर लगी थी, लेकिन उससे शायद कोई फर्क ना पड़े। वो अब तक बस्ती के करीब पहुंच चुका होगा। भगवान करे वो रास्ते में खत्म हो जाए, समित्रा बोली। बाजू पर गोली लगने से कोई मरता नहीं, मैंने कहा। तुम्हारी दुआ कबूल होने का 1% भी इम्कान नहीं। वैसे पक्की सड़क यहाँ से कितनी दूर है? हमें वहां तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, समित्रा बोली। 1 घंटा? मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। और उस पक्की सड़क से कोटपतली कितनी दूर है? वहां से कोटपतली का रास्ता भी तकरीबन 1 घंटे का है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? उस तरफ जाने का इरादा है क्या? समित्रा बोली। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मैंने कहा। अगर उन लोगों ने हवेली से टेलीफोन पर कोटपतली पुलिस को इतला दे दी तो पुलिस इस तरफ पहुंचने में कितनी देर लगाएगी? हाँ, ये अंदेशा तो है, समित्रा बोली। दूसरी तरफ निकलने का कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना? धनराज बहुत आरामी है, वो फौरन मामले की तह तक पहुंच जाएगा कि तुम दोनों कौन हो। वो पुलिस को इतला देने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करेगा। पुलिस से बचने का बस एक ही तरीका है, मैंने कहा। गाड़ी की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा तेज रखी जाए ताकि इतला पाकर अगर पुलिस इस तरफ आए भी तो हम उससे पहले वहां से निकल चुके हों। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ और फिर रत्ना को मुखातिब करते हुए बोला, रत्ना पीछे का ख्याल रखना। मेरा ख्याल वो पिकअप पर हमारा ताकुब जरूर करेंगे। मैं बार बार पीछे ही देख रही हूँ, रत्ना बोली। अभी तक तो कोई आसार नहीं दिखाई दिए। मैं रफ्तार बढ़ाता चला गया। इस कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ियां और पिकअप सी चलती थी, जिस वजह से गड्ढे से बन गए थे और लैंड क्रूजर बुरी तरह उछल रही थी। जब हम हवेली से रवाना हुए थे तो धूप निकल रही थी। अब अगर जो धूप कुछ तेज हो गई थी, लेकिन आसमान पर बादल भी नजर आ रहे थे। मैं दिल्ली दिल्ली में दुआ मांग रहा था कि कहीं बादल ना जम जाएं। यहाँ का मौसम भी हिंदुओं की तरह काबिले भरोसा नहीं था। अगर बारिश शुरू होगी तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें कुएं के पास से रवाना हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। अभी कम से कम आधे घंटे का फासला बाकी था। मेरे दिल में यह अंदेशा बदस्तूर मौजूद था कि अगर हवेली से फोन पर कोटपतली को इतला दे दी गई हो तो पुलिस हमसे पहले पक्की सड़क पर पहुंचकर हमारा नाका बंद कर देगी। हमारे चारों तरफ अगरचे खेत थे, ऊंची फसलों की वजह से दूर से हमारी गाड़ी को देखा नहीं जा सकता था, लेकिन कच्चे रास्ते पर हमारी गाड़ी से उड़ती हुई धूल बड़ी आसानी से हमारी निशानदेही कर सकती थी
और हम आसानी से घेरे में आ सकते थे। वो लोग आ रहे हैं। रत्ना की चीखती हुई आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। चंद गज आगे रास्ता कदरे बाईं तरफ मुड़ गया था। मैंने गाड़ी तेजी से उस तरफ घुमा दी और इस तरह मुझे पीछे देखने का मौका भी मिल गया। बहुत दूर धूल उड़ती हुई नजर आई। वो यकीनन पिकअप थी जो हमारे ताकुब में थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। आगे चंद घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती थी। ये रास्ता उस बस्ती के करीब से गुजरता था। कुछ बच्चे बस्ती के सामने रास्ते के ऐन बीच में बैठे खेल रहे थे। मैंने दूरी से हारन बजाना शुरू कर दिया। तमाम बच्चे इधर उधर हट गए, मगर 1.5 साल की उम्र का एक नंग दड़ंग बच्चा अपनी जगह पर बैठा रहा। किसी और बच्चे ने भी उसे हटाने की कोशिश नहीं की। मजबूरन मुझे उस बच्चे से चंद गज दूर ही गाड़ी रोक लेनी पड़ी। समित्रा दरवाजा खोलकर नीचे उतरी और बच्चे की तरफ दौड़ती चली गई। वो बच्चे के करीब पहुंची ही थी कि बस्ती के सामने वाले मकान से एक औरत निकलकर दौड़ती हुई इस तरफ चली आई। उसकी उम्र 20 साल के लगभग रही होगी। तांबे जैसी रंगत, पुष्ट पर बिखरे हुए लंबे स्याह बाल, वो पैरों से बरा न थी और बदन पर भी लिबास नाकाफी था। उसने लपक कर बच्चे को समित्रा से ले लिया। पैदा किया है तो संभाल कर भी रखा करो, समित्रा उसे डांट कर बोली और दोबारा गाड़ी में आ गई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। औरत ने घूर कर हमारी तरफ देखा। अभी कितना फासला है? मैंने समित्रा की तरफ देखते हुए पूछा। मेरा ख्याल है हम 5-10 मिनट में पक्की सड़क पर पहुंचने वाले हैं, समित्रा बोली। 5 मिनट बाद एक रास्ता खेतों में बाईं तरफ मुड़ गया जो कदरे कम कुशादा था, जबकि एक रास्ता सामने एक सरसब्ज टीले की तरफ चला गया। समित्रा के इशारे पर मैंने गाड़ी उस टीले वाले रास्ते पर डाल दी। ये टीला तकरीबन 200 फुट बुलंद था और दूर तक फैला हुआ था। इसके ऊपर पहुंचते ही मैंने गाड़ी रोक ली। सामने नशेब में खेतों की दूसरी तरफ तकरीबन 300 गज के फासले पर वो पुख्ता सड़क थी जो कोट पतली से नमस्का तक सामने नशेब में खेतों की दूसरी तरफ तकरीबन 300 गज के फासले पर वो पुख्ता सड़क थी जो कोट पतली से नमस्का थाना खंतीन से होती हुई बंजू तक चली गई थी। सड़क पर बसों वगैरह की आमदोरफ्त भी नजर आ रही थी। मेरे रुकने की वजह नीले रंग की वो 2 गाड़ियां थी जो उस कच्चे रास्ते के इख्तिताम पर सड़क पर खड़ी थी और चंद लोग भी आसपास दिखाई दे रहे थे। फासला ज्यादा होने के बावजूद मैंने पुलिस की उन गाड़ियों को पहचान लिया और उनके आसपास टहलने वाले यकीनन पुलिस वाले ही हो सकते थे। मेरा बदतरीन अंदेशा दुरुस्त निकला। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है।